I am Dr. Meenu Jan, Associate Professor and Head, Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today, the topic is impact and incidence of taxation. In this lecture, I'm going to cover meaning of impact and incidence of taxation, difference between these two, meaning and kinds of shifting, why to study these concepts, factors influencing shifting, what is impact and incidence of taxation. These are the issues related to the money burden of a tax. What is impact of taxation? On whom the immediate initial burden of taxation falls, or from whom the government receives the amount of a tax. जब कर लगाया जाता है तो सरकार जिस व्यक्ति से कर लेती है उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। तो आरंभिक भार जिस व्यक्ति पे पड़ता है उसे इम्पैक्ट कहा जाता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स, अंतिम भार जिस व्यक्ति पे पड़ता है उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। इट फॉल्स ऑन द पर्सन हु कांट शिफ्ट इट फर्दर, उस व्यक्ति से ये कर आगे शिफ्ट नहीं होता है। इट इज अ डिवीजन ऑफ अ टैक्स बर्डन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं इनके बीच में डिवाइड होता है। डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट refers to initial burden. It can be shifted easily. इम्पैक्ट को बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्तियों पर शिफ्ट किया जा सकता है। इंसिडेंस refers to ultimate burden. अंतिम भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे इंसिडेंस कहा जाता है। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, इंसिडेंस को दूसरे व्यक्तियों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ जीएसटी, इम्पैक्ट किस पे होता है? सेलर पे। सेलर सरकार को जीएसटी का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, बट अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? ये टैक्स कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इम्पैक्ट सेलर पे है और इंसिडेंस कंज्यूमर्स पे है। इन केस ऑफ इनकम टैक्स, अगर मुझे इनकम टैक्स देना है तो मेरे पे ही इम्पैक्ट है और उसको मैं तुम्हारे पर शिफ्ट नहीं कर सकती, इंसिडेंस भी मेरे पर है। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इनकम टैक्स के केस में एक ही व्यक्ति पर है। Concept of incidence of taxation has been variously described by different economists. For example, according to Dalton, incidence rests on the person who cannot shift the money burden of a tax to any person. Incidence उस व्यक्ति पे पड़ता है जो कर का मौद्रिक भार और व्यक्तियों पे शिफ्ट नहीं कर सकता। Incidents are the direct money burden of a tax, while its effects are indirect money burden. Incidents एक कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार है, जबकि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो कर का जो अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार है वो इंसिडेंस के इफेक्ट्स हैं। Mrs. Ursula K. Hicks classifies incidence into two parts. Incidence दो तरह का होता है। Number one, formal incidence, and number two is effective incidence. The formal incidence is the money burden of a tax, और effective incidence
इनडायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ अ टैक्स, जो कर के आर्थिक प्रभाव होते हैं, उसे इफेक्टिव इंसिडेंस कहा जाता है. Musgrave speaks of specific and differential tax incidents. Specific tax incidents किसे कहा जाता है? Specific tax incidents is the impact on the distribution pattern in the economy with the imposition of a new tax or by changing the rates of existing taxation, keeping public expenditure unchanged. पब्लिक एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं किया जाता, नया कर लगाया जाता है, या जो कर ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी दर में, उसकी रेट में चेंज किया जाता है. ऐसा करने पर अर्थव्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंट्स कहा जाता है. डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंट्स, जब टोटल टैक्स रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता, जब हम एक कर की जगह कोई दूसरा कर लगाते हैं और उस समय इकोनॉमिक में वितरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंट्स कहा जाता है. स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंट्स, डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंट्स को इफेक्ट्स कहा गया. इसमें हम देखते हैं कि जब टैक्सेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसे स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंट्स कहा जाता है. डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंट्स, इसमें टैक्सेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रकार में चेंज किया जाता है, तो वितरण में क्या इफेक्ट होगा, उसे डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंट्स कहा जाता है. बैलेंस्ड बजट इंसिडेंट्स में पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेस दोनों में परिवर्तन किया जाता है और ये देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. नाउ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन. शिफ्टिंग का मतलब है एक व्यक्ति कर को जब दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर करता है, उसे शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है. इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ फुल और पार्शियल बर्डन ऑफ अ टैक्स फ्रॉम द वन ऑन whom टैक्स इज imposed टू another person. अगर मैं सेलर हूं, मेरे पे कर लगा है, तो मैं तुम्हारे पर, कंज्यूमर्स पे, उस कर को या तो पूरा का पूरा कर या उस कर का कुछ भाग दूसरे व्यक्ति पे जब मैं शिफ्ट करती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ, उसे शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है. इट इज द ट्रांसफर फ्रॉम इम्पैक्ट टू इंसिडेंट्स. शिफ्टिंग और इवेशन में डिफरेंस होता है. शिफ्टिंग में कर को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जाता है, बट करों की चोरी जो है वो इलीगल तरीके से, अनफेयर मीन से सरकार को वो कर जो है वो अमाउंट नहीं दिया जाता है. शिफ्टिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग. फॉरवर्ड शिफ्टिंग, tax is shifted forward from the seller to the purchaser, and it is shifted by raising prices. जब कर सेलर जो है कस्टमर्स पे, बायर्स पे, परचेजर्स पे शिफ्ट करता है, उसे फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहा जाता है. और फॉरवर्ड शिफ्टिंग कैसे होती है? सेलर जो है वो कीमतों में वृद्धि करता है, उसके द्वारा कस्टमर्स पे कर को शिफ्ट कर दिया जाता है. और बैकवर्ड शिफ्टिंग, टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम परचेजर टू सेलर. ये कर जब परचेजर्स, कस्टमर्स, बायर्स जो हैं वो सेलर्स पे शिफ्ट करते हैं, उसे बैकवर्ड शिफ्टिंग कहा जाता है.
बैकवर्ड शिफ्टिंग में प्राइसेस क्या होंगे? फॉल इन प्राइसेस। जब कर परचेजर से सेलर को शिफ्ट किया जाता है उस समय कीमतों में कमी होगी। इम्पैक्ट को, इंसिडेंट्स को, शिफ्टिंग को, इन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू नो द टैक्सेबल कैपेसिटी, कि किसी कंट्री में कर देने की कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, इसको जानने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। To achieve equitable distribution of wealth in the society, समाज में धन का इक्वल वितरण हो, उसे प्राप्त करने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। To find out the effects and burden of a particular tax, किसी भी एक पर्टिकुलर कर, चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है या और कर हैं, उनका भार क्या होगा, उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट्स होंगे, ये जानने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। इट गाइड्स विच टाइप ऑफ टैक्सेस शुड बी प्रेफर्ड, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। सरकार को कौन से कर अर्थव्यवस्था में लगाए जाने चाहिए? डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी कई तरह के कर होते हैं, तो कौन से कर इकोनॉमी में होने चाहिए? शिफ्टिंग कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? Elasticity of demand, elasticity of supply, cost conditions, nature of competition, area of a tax, amount of a tax, customary prices, substitutes, basis of a tax, nature of a tax. Now we will study all these points. Number one is elasticity of demand. More will be the elastic demand, the more will be the burden of a tax upon seller. अगर मांग जितनी अधिक इलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन किस पे होगा? सेलर पे अधिक होगा। नेक्स्ट इज buyers will have to bear more burden than the seller in case of less elastic demand. अगर डिमांड लेस इलास्टिक है तो बर्डन किस पे होगा? बायर्स पे ज्यादा बर्डन होगा इन रिलेशन टू सेलर। और अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों पे इक्वल इम्पैक्ट होगा। When demand for the good is perfectly inelastic, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है तो ऐसे में एंटायर टैक्स बर्डन किस पे होगा? बायर्स पे होगा। और अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो एंटायर टैक्स बर्डन विल बी ऑन द सेलर। इसको हमने टेबल में भी देख सकते हैं। इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो एंटायर बर्डन सेलर्स पे है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, entire burden is on the buyer. Unitary elastic demand equally affects sellers and buyers. More than unitary elastic demand, more will be the burden of tax upon seller. Less than unitary elastic demand, more will be the burden of tax upon buyers. Now we will see these points in diagram. Number one is perfectly elastic demand. आपको क्या करना है? You have to draw two axes, OX axis and OY axis. ये कर्व कौन सा है? डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पैरेलल टू OX axis. सप्लाई कर्व, E पॉइंट इक्विलिब्रियम, P प्राइसेस आ जाएंगी और Q
क्वांटिटी। अब क्या हुआ इकोनॉमी में? इकोनॉमी में टैक्स लग गया। टैक्स लगने पर क्या हुआ? सप्लाई कर्व में चेंज होगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L तक। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बर्डन किस पे गया? होल बर्डन इज ऑन द सेलर एंड जीरो बर्डन ऑन कंज्यूमर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसमें कंज्यूमर्स पे सारा बर्डन है। आपको वैसे ही 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। डिमांड कर्व कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इसमें पैरेलल टू OY एक्सिस डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व, E पॉइंट, P प्राइस, Q क्वांटिटी। टैक्स लग गया इकोनॉमी में, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू प्राइसेस। अब क्या हुआ? टैक्स कितना लगा? E1 से E, और प्राइस में कितना चेंज हुआ? P से P1। कंज्यूमर बर्डन है P से P1, और प्रोड्यूसर्स पे कोई भी बर्डन नहीं है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या होता है? इक्वल बर्डन होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, V पॉइंट, P प्राइसेस, Q क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स लग गया, सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू प्राइसेस, न्यू क्वांटिटी जो कि पहले से कम है। टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L। कितना शिफ्ट हुआ? C से लेकर L तक किसके पास गया? प्रोड्यूसर्स के पास। और E1 से C किसके पास गया? बायर्स के पास। तो P से P1 जो प्राइसेस में चेंज हुआ, वो बर्डन किसके पास गया? कंज्यूमर्स के पास गया। C से लेकर L तक बर्डन प्रोड्यूसर्स के पास गया। तो दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हुआ। मोर देन यूनिटरी डिमांड के केस में क्या है कि बर्डन जो है वो सेलर्स के ऊपर ज़्यादा है। डिमांड कर्व आपको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ऐसे ड्रॉ करनी है। सप्लाई कर्व, E पॉइंट, P प्राइसेस, Q क्वांटिटी। वैसे ही सप्लाई कर्व शिफ्ट करना है क्योंकि इकोनॉमी में टैक्स लग गया है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू प्राइसेस, न्यू क्वांटिटी। प्राइसेस पहले से अधिक हैं, क्वांटिटी पहले से कम है। टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L तक। कितना गया प्रोड्यूसर्स के पास? R से लेकर L तक। और कंज्यूमर्स के पास कितना गया? E1 से लेकर R या P1 से लेकर P। तो टोटल टैक्स E1 से लेकर L, P1 से P बर्डन जो है कंज्यूमर पे है, और P2 से P कह लो या R से लेकर L तक बर्डन किसके पास गया? प्रोड्यूसर्स के पास गया। तो बर्डन किस पे ज़्यादा है? सेलर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे ज़्यादा है। नाउ लेस इलास्टिक डिमांड, इसमें बर्डन किस पे ज़्यादा होगा? बायर्स पे ज़्यादा होगा। वैसे ही आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व ड्रॉ करना है आपको, और सप्लाई कर्व, E पॉइंट, P प्राइस, Q क्वांटिटी। टैक्स लग गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, न्यू प्राइसेस, न्यू क्वांटिटी। प्राइसेस पहले से ज़्यादा हैं, क्वांटिटी पहले से कम है। कितना टैक्स लगा? E1 से लेकर L तक। बायर्स पे कितना शिफ्ट हुआ? E1 से लेकर R, और R से लेकर L तक सेलर्स के ऊपर चला गया। बायर्स पे, कंज्यूमर्स पे बर्डन ज़्यादा है। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शिफ्टिंग को इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इंसिडेंस को इन्फ्लुएंस करती है। द मोर इलास्टिक सप्लाई of the commodity, more will be the burden of taxes on the buyers. जितनी ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी,
बर्डन किस पे होगा? बायर्स पे बर्डन ज्यादा होगा। और लेस इलास्टिक सप्लाई जब होगी तो सेलर्स पे बर्डन ज्यादा होगा, वो प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करेंगे। नाउ इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, बर्डन किस पे आ रहा है? बायर्स पे बर्डन आ रहा है। ये क्या बना? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व वैसे ड्रॉ करना है आपको। ई पॉइंट, पी प्राइसेस, क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स लगा, सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू प्राइसेस, न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले से कम है। टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L, और प्राइसेस में कितना चेंज हुआ? P से लेकर P1। तो किस पे क्या सारा बर्डन? बायर्स पे सारा बर्डन शिफ्ट होता है और प्रोड्यूसर्स पे कोई भी बर्डन नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या है? सेलर्स को बर्डन को बियर करना पड़ेगा। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा टैक्स के इम्पोजिशन के बाद भी। डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। ई पॉइंट, पी प्राइसेस, क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स लगा, सप्लाई कर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्राइसेस उतनी ही रहेंगी और कंज्यूमर्स पे कितना बर्डन होगा? जीरो बर्डन होगा। इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई में टैक्स बायर्स पे कितना जाएगा और सेलर्स में कितना जाएगा, ये डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। इसमें भी आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। टू एक्सिस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ई पॉइंट आ जाएगा, पी प्राइसेस, क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स के लगने पर सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। न्यू प्राइसेस, न्यू क्वांटिटी। प्राइसेस पहले से ज़्यादा हैं, क्वांटिटी पहले से कम है। टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L तक। और बायर्स के पास कितना गया? P1 से लेकर P तक। और सेलर्स के पास कितना गया? P से लेकर P2 तक। हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल टैक्स E1 से लेकर L तक। तो दोनों में बराबर बराबर बंट गया। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट कंडीशंस। जब कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस पाई जाती हैं तो बायर्स को ही टैक्स का पूरा बर्डन बियर करना पड़ता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में टैक्स का कुछ भाग ही जो है बायर्स के ऊपर शिफ्ट होगा। अगर डिमिनिशिंग कॉस्ट कंडीशंस हैं, ऐसे में टैक्स से भी ज़्यादा बर्डन जो है बायर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस हम देखेंगे डायग्राम में, जिसमें बायर्स को ही पूरा का पूरा बर्डन जो है वो बियर करना है। वैसे ही आपने टू एक्सिस बनानी है, डिमांड कर्व बनाना है। कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है तो सप्लाई कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ई पॉइंट, पी प्राइसेस, क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स लगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, न्यू प्राइसेस। अब देखो कितना टैक्स लगा? E1 से लेकर L तक, और उतना का उतना बर्डन जो है सेलर ने किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर दिया। नाउ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसमें क्या है कि स्मॉल पोर्शन ही जो है बायर्स के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। डिमांड कर्व इंक्रीजिंग कॉस्ट ऐसी होती है, ई पॉइंट, पी प्राइसेस, क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुआ? टैक्स लगा, टैक्स लगने पर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। E1 पॉइंट, P1 प्राइसेस, Q1 क्वांटिटी। टैक्स कितना लगा? E1 से लेकर L तक, और R से लेकर L तक किसके पास गया? सेलर्स के पास। और E1 से लेकर R या P से लेकर P1 किसके पास गया? बायर्स के पास गया। तो किस पे बर्डन ज़्यादा है? RL इज मोर देन E1R। डिमिनिशिंग कॉस्ट, इसमें बर्डन किस पे जाएगा? बायर्स पे जाएगा। डिमिनिशिंग कॉस्ट बनानी है तो सप्लाई कर्व आपका इस तरह से बनेगा। ई पॉइंट
P प्राइसेस, Q क्वांटिटी। अब क्या हुआ, टैक्स इम्पोज हो गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, E1, P1, Q1। टैक्स कितना लगा, आप देखो E1 से लेकर R, और कितना शिफ्ट कर दिया गया, E1 से लेकर L या P से लेकर P1। तो टोटल टैक्स जो था वो कम था और कंज्यूमर्स पे ज़्यादा शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ कंपटीशन। इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आपको मालूम है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सो शॉर्ट पीरियड में तो पॉसिबल नहीं है टैक्स को शिफ्ट करना, बट लॉन्ग पीरियड में सभी प्रोड्यूसर्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ऐसे में अगर टैक्स लगता है, सेलर्स उसको बियर करते हैं, तो सेलर्स क्या करेंगे, लॉसेस सफ़र करेंगे। ऐसे में जो मार्जिनल फर्म्स होंगी वो उत्पादन नहीं करेंगी, सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इस तरह से टैक्स जो है वो लॉन्ग पीरियड में शिफ्ट होता है। इंसिडेंस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे टैक्स शिफ्ट होता है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ई पॉइंट आपको आता है कैलकुलेट करना, निकालना। ई पॉइंट, पी प्राइसेस आ जाएंगी, क्यू क्वांटिटी आ जाएगी। अब टैक्स लगा, टैक्स के लगने पर मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, प्राइस पहले से बढ़ जाएगी और क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। तो टैक्स जो है प्रोड्यूसर ने कुछ प्राइसेस में इंक्रीज करके कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर दिया और कुछ उसके प्रॉफिट्स जो हैं कम हो गए हैं, क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। इंसिडेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर एक कमोडिटी के बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं। ऐसे में शिफ्टिंग किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ टैक्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। एरिया ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग जो है एरिया पर भी डिपेंड करती है। अगर पूरी कंट्री में टैक्स लगा हुआ है तो ऐसे में टैक्स को शिफ्ट करना इजी हो जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एरिया में ही लगा है तो कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को दूसरी स्टेट से या दूसरे एरिया से बाय कर लेंगे। ऐसे में टैक्स को शिफ्ट करना मुश्किल होता है। अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर अमाउंट बहुत कम है तो सेलर उसको खुद बियर कर लेगा। अगर अमाउंट लार्ज है तो सेलर कंज्यूमर्स पे उसे शिफ्ट करेगा। कस्टमरी प्राइसेस, ऐसे में क्या होता है, टैक्स को शिफ्ट करना मुश्किल होता है। प्रोड्यूसर्स जो हैं या तो क्वांटिटी को या उस वस्तु के साइज को कम करके ही टैक्स को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं तो ऐसे में शिफ्टिंग करना मुश्किल होती है। बेसिस ऑफ टैक्स, अगर कर जो हैं वो भार पे लगाए जाते हैं, स्पेसिफिक टैक्स है तो शिफ्टिंग आसानी से हो जाती है। वेट को कम करके टैक्स जो है वो कस्टमर्स पे शिफ्ट किया जा सकता है। बट अगर वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है, एड वैलोरम टैक्स है, ऐसे में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेचर ऑफ टैक्स, अगर टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, ऐसे में टैक्स को शिफ्ट करना मुश्किल होता है। नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसे कहा जाता है और कौन से फैक्टर्स
इंसिडेंस को डिटरमिन करते हैं। शिफ्टिंग, इंसिडेंस, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो सेम हैं, तो इसमें आपने वही फैक्टर्स लिखने हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिफाइन शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। व्हाट इज फॉरवर्ड शिफ्टिंग? फॉरवर्ड शिफ्टिंग किसे कहते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बीच में अंतर बताना है। डिफाइन फॉर्मल इंसिडेंस। टेल द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हम कर का करापात का अध्ययन करते हैं, इसका क्या महत्ता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है कि टैक्स इंसिडेंस किसको एनालाइज करता है? रिच एंड पुअर को, बायर्स एंड सेलर्स को, हाउस होल्ड्स एंड स्टूडेंट्स को, लोगों या सरकार के बीच में, किसके बीच में एनालाइज करता है जो टैक्स पे करते हैं। When there is inelastic demand for a product, who holds the tax incidence? तो जब मांग जो है वो इनइलास्टिक है, ऐसे में टैक्स इंसिडेंस कौन होल्ड करता है? सरकार के द्वारा, बायर्स के द्वारा, सेलर्स के द्वारा या एक्सपोर्टिंग कंट्री के द्वारा। Which of the following would describe? एक सिचुएशन है कि सेलर जो है कर के लगने के बाद में प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं होता और सेलर अपनी सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं करता, तो वो कौन सी सिचुएशन है? इनइलास्टिक डिमांड की, इलास्टिक डिमांड की, इनइलास्टिक सप्लाई की या फिर इलास्टिक सप्लाई की। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, हाउ मच टैक्स वुड बी शिफ्टेड? डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में कर जो है वो कितना शिफ्ट होता है? इक्वल टू टैक्स, लेस देन टैक्स, मोर देन टैक्स, नो शिफ्टिंग। It was all about impact, incidence, and shifting of taxation. Thank you.